नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाई, आज हम पहुंचे हैं एक किसान डेयरी फार्म पर। जो फार्म आप मेरे पीछे देख सकते हैं करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके जो मालिक हैं उन्होंने कभी 2 पशु से शुरू किया था, आज 100 पशु तक वो पहुंच गए हैं। और आगे का जो है काफ़ी लंबा उनका टारगेट है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे और इस फार्म का जो है मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन, उसका प्राइस और तभी सवालों पर बात करेंगे। और पूरा डेयरी फार्म भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो डेयरी फार्म जो चलाया जा रहा है। और ये भी जानेंगे कि क्या डेयरी फार्म आपको करना चाहिए और कैसा ये डेयरी का जो है बिजनेस कैसा है। नमस्कार जी, मेरा नाम मलकीत सिंह है, सिरसा हरियाणा से हैं। अशनूर डेयरी फार्म है हमारे इधर। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आप अपना सफ़र के बारे में बताइए। आपकी जो डेयरी फार्म में जर्नी रही वो कैसी रही, कैसे आप इस बिज़नेस में आए और ये बिज़नेस आपको कैसा लगा। हमने करीब 2013 में शुरू किया था 20 एनिमल से। तो अभी हम पिछले 3 साल से हम फुल टाइम इसको कर रहे हैं। तो उसके बाद अच्छा एक ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और मिल्क का भी काम है। तो बहुत बढ़िया अभी तक का अनुभव रहा है। मतलब बिज़नेस आपको ये अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बिजनेस है, अगर फुल टाइम किया जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है सर। अगर इसको पार्ट टाइम में करें तो ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। अभी सर जो आपका डेयरी फार्म ये है पूरा, ये कितने बीघे में है और कितने पशु से आप अभी डेयरी चला रहे हैं। अभी हमारे पास 170 एनिमल हैं, जिसमें अडल्ट एनिमल जो हैं 100 हैं। 70 हमारे पास हीफर और बच्चे हैं। इसमें 10 गायें हैं और 90 एनिमल्स बड़े अडल्ट हैं और उनके गायों के भी कुछ बच्चे हैं। अभी हमारे पास 3.25 एकड़ ज़मीन है इधर और 1 एकड़ हमारा इधर कवरिंग एरिया है। सर जैसे कि आपने बताया कि कभी आप जो है मतलब 2 पशु को लेकर बात हुई थी, आज आपके पास 100 पशु हो चुके हैं। तो ये मतलब आप कितने समय आपको लग गया इतना बड़ा डेयरी फार्म खड़ा करने में और क्या क्या आपको दिक्कतें इसमें आई। दिक्कतें तो देखिए, पहले साल काफ़ी दिक्कतें थी, कुछ अनुभव नहीं होते, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होते। हमें डाटाबेस भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, रिकॉर्ड रखने की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो काफ़ी समस्याएं थी, चारे की भी समस्या थी। बहुत सारी समस्याएं डे बाय डे वो सॉल्व हो रही हैं सारी। हम उसके ऊपर कुछ मशीनरी को ऐड कर रहे हैं, कुछ और उसकी लर्निंग कर रहे हैं, तो डे बाय डे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। अगर सर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितना मिल्क प्रोडक्शन आप कर ले रहे हैं और कहाँ पे उसको बेचते हैं, किस प्राइस पे वो जा रहा है। अभी हमारा यहीं जा रहा है। हमने आगे तो बोतल पैकिंग का भी प्लान किया है, मिल्क प्रोसेसिंग का भी किया है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी डिले हो गया था। आगे अभी हम शुरू करेंगे। अभी हमारा 8 रुपये पर फेंट के हिसाब से मिल्क यहीं से जा रहा है। फेंट एसएन के हिसाब से हम बेच रहे हैं, जो लगभग 50 रुपये पड़ जाता है हमें। सर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मतलब आपको यहाँ पे क्या वर्क होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुबह 3 बजे से वर्किंग शुरू हो जाती है। सुबह 3 बजे चारा डाला जाता है, 4 बजे मिल्किंग शुरू हो जाती है, 6 बजे सुबह दूध का काम निपट जाता है। उसके बाद यहाँ सफाई करना, पशुओं को बाहर तालाब में छोड़ना, बस ट्रीटमेंट के, कोई पशु का ट्रीटमेंट का है वो करना। काम तो पूरा दिन ही रहता है लगभग, लेकिन सुबह शाम काम थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है सर, आपने जैसे आपने डेयरी फार्म का ये पशुओं का शेड बनाए हुए हैं, जी। ये अलग थोड़ा बनाए हुए हैं खाने टाइप में, तो ये आपने क्यों डिज़ाइन किया इस तरह का। क्योंकि पशुओं में एक तो ये सींग की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। हमने आगे तो जो पशु हैं हमारे वो सबकी डीहॉर्निंग कर दी है। आगे तो हो जाएगा 2024 तक पूरा फार्म डीहॉर्न हो जाएगा। लेकिन अभी क्या रहता है कि एक पशु खाता हुआ दूसरे को सींग मारता है, उसका संगल अपने सींग में फंसा लेता था। तो इसलिए हमने ये डिवाइडर बना दिए। कई बार क्या होता है कि पशु दूसरे की जगह में बैठ भी जाता था, तो पशु को फिर तीसरे पशु को बीच में बैठने में जगह नहीं मिलती थी। इसलिए हमने 4x8 की सब पशुओं को जगह दे दी है, पूरा प्रॉपर स्पेस दे दिया है। अब हर पशु अपनी ही जगह में बैठता है। इसमें जब भी देखें कोई पशु खड़ा नहीं मिलेगा रात को, सबको रेस्ट एरिया प्रॉपर हो गया। और फीडिंग के भी आगे कोई दूसरा पशु दूसरे पशु के आगे खाएगा नहीं, इसलिए हम मान लिया सर आपने। और इसके अलावा जो ये खोर है, हाँ जी। इसमें आपने टाइल भी लगाई हुई है। हाँ, तो ये क्यों इसमें लगाया आपने? हाँ इसमें टाइल इसलिए हमने लगाई कि मैंने पीछे जो बनाई थी वो सिमटेड बनाई थी, जिसमें जैसे अभी मीठा सोडा या नमक भी डालते हैं फीड में, तो उससे सीमेंट कट जाता है, तो उसमें खड्डे बन जाते हैं, फिर उसमें फंगस वगैरह टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने ये टाइल लगा दी ताकि इसमें फर्श कटे नहीं, रफेज ना हो उसमें फर्श में, ताकि उसमें फंगस वगैरह लगने की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा सर आपने जो इधर ये मशीनें लगाई हुई है, तो ये यूनिट आप किस काम में ले रहे हो और क्यों आपने लगाई। ये हमने बीएमसी लगाई है अभी स्टोरेज के लिए। सारा दूध इसी में डाल देते हैं, फिर इसमें फैंट एसएनएफ मेंटेन हो जाता है। तो हमने उधर एक फैंट एसएनएफ को के लिए मशीन लगा रखी, जिससे फैंट एसएनएफ चेक भी होता है। और किसी को कम ज़्यादा फैंट चाहिए तो उसको सेपरेटर से फैंट मेंटेन करके भी हम दे देते हैं। मतलब सर वहाँ से मिल्क सारा होकर इसमें आएगा।
हाँ, सारा मिल्क इसी में आ जाता है। चिलिंग मशीन आपकी? ये चिलिंग का भी यूज नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ स्टोरेज के कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करनी है, तो उसमें तो फिर सारा प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी हमने इसका टेम्परेरी इंतजाम किया हुआ है। ये जो बोतल पैकिंग के लिए मशीन भी लाए हैं, अभी इसको अभी रनिंग में करेंगे, लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था। ठीक है सर, अभी हम जो है आपका पीछे का फार्म भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम आपके फार्म मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके पास जो है पशु बहुत है, इनका मैनेजमेंट करना, इनका जो है हीटिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है, उसके बारे में बताइएगा आप किस तरह से जो है आप इसको मैनेज करते हैं। पहले जब हम रिकॉर्ड मैनेज करते थे तो हमने बहुत सारे रजिस्टर लगा रखे थे, फिर उसमें रजिस्टर में हर बार वीकली कैलकुलेशन करना पड़ता था। फिर मुझे फार्म ट्री के बारे में पता चला, तो फिर मैंने वो फार्म ट्री का पेड सर्विस ले ली। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब तो मोबाइल में सब चीज़ें रहती हैं, हम किसी पशु का भी कोई भी डाटा उठाना होता है, कब उसकी हीट आएगी, कब कब वो मतलब उसकी पीडी करना है, या उसका टोटल मिल्क प्रोसेसिंग कितना हुआ, वैक्सीनेशन है, जितनी भी रिपोर्ट डेयरी फार्म में चाहिए वो सब अब उससे मिल जाती हैं, और वो उससे हमें बहुत ज़्यादा आसान हो गया काम करना। सर पहले तो हमने बहुत सारे रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर लगा रखे। सब आपका सब जो रजिस्टर है सब पशुओं के थे पहले? पशुओं के लिए था। इसमें वैक्सीनेशन का भी रखना पड़ता था, पीडी का, किस में एआई हुआ है, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। तो अभी हम डेली इसको अपडेट कर देते हैं, इसमें कंप्यूटर में और मोबाइल ऐप में भी आ जाता है। फार्म ट्री ऐप लिया फिर आपने? हाँ जी, फार्म ट्री ऐप ले लिया। इससे तो बेहद आसान हो गया। ये मान के चलिए कि काम, रिकॉर्ड का तो काम बिल्कुल ही कम हो गया। इसमें तो मतलब सर किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है? इसमें जैसे अभी हीट के लिए हमें ये देखो बता रहा है कि कितने के पशुओं की अभी हीट आ रहा है, तो हीफर का इंसेमिनेशन का भी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो प्रेगनेंसी के लिए भी बता रहा है ये सब। अभी ये देखिए हमें टोटल एनिमल्स का भी रिकॉर्ड बता रहा है, कितने पशु अभी ड्राई होने वाले हैं, अभी कितने का अभी ओपन कैटल्स हैं, तो प्रेग्नेंट कैटल कितनी है, ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड में मिलती है। हम एक ही जगह पर कभी भी पशु के पास जाते हैं तो ऐप खोलते हैं, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि टोटल सिचुएशन क्या है। इसे मोबाइल पे भी चला सकते हैं? मोबाइल पे भी चला सकते हैं, पीसी पे भी चला सकते हैं। अपने आप नोटिफिकेशन आ जाता होगा? नोटिफिकेशन सब मिलता है हमें। कोई प्रेग्नेंट है उसकी करनी है, हमने एआई का करना है या पीडी करनी, सब नोटिफिकेशन मिलता है। जी जी। तो इसको मतलब आपको यूज़ करने के बाद कैसा लगा आपको? कुछ काम आसान हुआ सर पहले से? डेयरी की अगर रिकॉर्ड की देखें, डेयरी में रिकॉर्ड बेहद ज़रूरी है, और रिकॉर्ड के मामले में देखें तो फार्म ट्री से इतना आसान हो गया कि बेहद ज़्यादा। तो इसमें सारे देखिए ग्राफ भी आते हैं, मिल्क का भी ग्राफ मिलता रहता है, कितना मिल्क हुआ, पर डे का ग्राफ हमें बनता रहता है। और इंडिविजुअली किसी पशु का भी हमने रिकॉर्ड देखना है कि कब कितनी एज होगी, कितना पशु का वेट हो गया, तो रिकॉर्ड के मामले में तो सब चीज़ें हमें मिल रही हैं इसमें। सर अब आप जो है आपने इधर भी काफ़ी जो है खुला हिस्सा बनाया हुआ है, अंदर हमने देखा था पहले। अब आपके यहाँ के बारे में बताइए, आप यहाँ पे जो है आपने किस लिए बनाया हुआ है इधर? ये बच्चों के लिए ओपन एरिया है, रेस्ट एरिया जो है, ये 1 महीने तक के बच्चों के लिए है, वो 1 से 3 महीने के बच्चों के लिए, उधर वाला जो है वो 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए है। ऐसे हमने उनकी कैटेगरी बना रखी है, बच्चों की अलग अलग एज का, अलग अलग उनका खाने का रखते हैं। ये ओपन एरिया रेस्ट एरिया है। जी जी। कितना साइज होगा सर इसका? किस चीज़ इनका कितने बाई कितने का साइज बनाया हुआ आपने? अभी ये जो बच्चों के लिए हमने बनाया, ये इसकी 14 फीट चढ़ाई और 50 फीट लंबाई है। ये सभी बराबर रेशो में हमने रखे हैं। एक इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं? 14 बाई 50? एक में तो काफ़ी बच्चे आ जाएंगे, करीब 30 बच्चे आ सकते हैं एक में। 30 बच्चे। तो हमारे पास जो बच्चे रहेंगे वो करीब 100 बच्चा रहता है, 100 पशु का 100 बच्चा रहेगा, मेल फीमेल, तो उनके लिए ये पर्याप्त जगह है। अंदर ही हमने खाने का और पानी पीने के लिए जगह दे रखी है इनको। सर आपने अपने पशुओं के लिए जो है काफ़ी बड़ा तालाब भी बनाया हुआ है, तो इसके बारे में बताइए, आपने क्यों बनाया और कितने बीघे में आपने बनाया है? ये हमने 3 कनाल में तालाब बनाया, 3 कनाल हमने ओपन एरिया दे रखा है इनको, ये 6 कनाल की जगह है। तो बफलो रखना है तो पानी की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें ये बेनिफिट रहता है, तालाब में जैसे बारिश का पानी है उसका वेस्टेज जो वो सारा यहीं आ जाता है, यूरिन वगैरह जो अंदर हम धुलाई करते हैं वो भी सब अंदर यहीं आ जाता है वो। जी। तो इनको नहलाने के लिए भी ठीक है। गर्मियों में अगर गर्मी है या मच्छर है तो ये सारे पशु इसी में इंजॉय करते हैं। जैसे सर आपने सभी पशु यहाँ पे किस टाइम लाते हो आप? रात को भी लेके आते हैं, सुबह भी लेके आते हैं। अंदर सिर्फ खाना खाने के लिए और मिल्किंग के बाकी लिए आप इधर रखते हो खुले में? बाकी हाँ, कच्ची और पक्की दोनों जगह देते हैं इनको। ठीक है सर, जैसे आपने इनको खुले में रखा और पानी में भी जैसे इनको लग रहा है ये लेटी हुई है पानी में, तो इसका आपको कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि भाई दूध का साइकिल बढ़ा या कुछ और रिजल्ट? बहुत अच्छा, क्योंकि इनको ना तो गर्मी सर्दी दोनों स्ट्रेस से ये बच जाते हैं पशु। तो यहाँ ओपन एरिया जो है ये धूप में रहते हैं पशु, और गर्मी होती तो ये पानी में चले जाते हैं, और गर्मी सर्दी दोनों ही पशु बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं। दूध की साइकिल में कुछ बढ़ोतरी हुई? बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे पीछे मच्छर था
तो मच्छर में पशु रेस्ट नहीं कर पाते थे, मच्छर इनको आराम नहीं करने देता था, तो ये सारे पशु पानी में चले जाते थे, बड़े आराम से आराम कर पाते थे। इसके अलावा सर आपने उधर वो क्या बनाया हुआ है और उसका जो उसमें किस लिए पशु काम में ले रहे हैं आप डेयरी में उसको? वो तो हमने तूड़ी के लिए बनाया है, जी। वो अभी हमारा तूड़ी का स्टोरेज बनाया। हमने उसको करीब 350 ट्राली उसमें तूड़ी डाला था, ये तो वो तूड़ी का स्टोरेज है वो। सर ये फिर कब इसको इस्तेमाल लेते हैं आप और कितने महीने चल जाता है? ये साल भर का होता है, साल भर के बाद नया आ जाएगा, तो डेली यूज तो करते हैं। तूड़ी है सर या सिर्फ भूसा है भी उसमें ऐसा? हाँ, भूसा ही कह लीजिए। गेहूं वाला भी है? गेहूं वाला भूसा ही है वो। गेहूं वाला ही? हाँ, इधर हमारे यहाँ तो तूड़ी बोला जाता है, अच्छा, लेकिन अच्छा, है अच्छा, तो वो गेहूं का जी, भूसा जी, ही जी। वो। तो उसको फिर आप पूरे साल इसको इस्तेमाल में लेते हैं? हाँ, पूरे डेली साल कंटिन्यू? हाँ, उसकी मतलब होती चारे के साथ मिला के डालना पड़ता है वो, और उसी में फीडिंग करवा देते हैं। इसके अलावा सर जैसे हम आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, जैसे मिक्सचर वगैरह भी है, तो और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेयरी में आप अपने काम में ले रहे हैं? अभी तो हमने चारा काटने की मशीन ली है, 2 तरह की हमने मशीन ली चारा काटने की, जी जी और TMR मिक्सर है हमारे पास। जी जी जी। तो अभी तो हमने यही यूज़ किया है। तो TMR मिक्सर से चारा मिक्स भी हो जाता है और हमें पता भी लगता रहता है कि कितनी मात्रा में हमने डालना है, जी जी। तो मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है और वेट भी प्रॉपर रहता है उसमें। सर जैसे कि आपने बताया करीब ये 3 एकड़ में हाँ जी। है ना, तो अगर मान लिया ये डेयरी फार्म तो इतने पशुओं का कम जगह में भी हो सकता था, 1 एकड़ में भी, लेकिन आपने इतना फैला के क्यों बनाया फिर? हाँ हाँ, वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अगर देखिए, अब शहरों में लोग रखते हैं तो कितने भी बहुत पशुओं को स्पेस नहीं देते वो। तो अगर अभी हमारे पास अडल्ट एनिमल 100 का है और 100 उसमें हीफर और बच्चे रहेंगे, तो इनके लिए बाकी सब अगर मैनेजमेंट करें तो इसमें कम से कम 2 एकड़ एरिया चाहिए। हमने कंपोस्ट के लिए कुछ अलग एरिया बनाया जहाँ हमारी कंपोस्ट रहेगी, नहीं तो शहरों में हमने देखा है कि वहीं गोबर रहेगा, वहीं चारा रहेगा। तो अभी अगर हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से करें, तालाब भी बनाएं, रेस्ट एरिया कच्चा पक्का सब दें, तो जगह तो चाहिए। जी जी। इसके अलावा सर एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर मान लीजिए तो बहुत से लोग डेयरी फार्म बिजनेस में आना चाहते हैं, जी। तो अगर कोई इसमें आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? वो आए, या अगर आए तो फिर वो किस तरह की प्लानिंग करके आए? देखिए, एक तो वो सीख के आए, उसको 5 साल का प्लान बना के आना पड़ेगा कि 5 साल तक लगेगी। ये नहीं है कि डेयरी में आ जाएं और 1 साल में आपको पता लग जाए कि प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया। और इसमें ब्रीडिंग का प्लान बना के आए, अपनी पशुओं की ब्रीडिंग भी करे, और लेकिन 5 साल की कम से कम प्लानिंग बना के आए, तभी जाके उसको प्रॉफिट और सब चीज़ें उसकी मैनेज हो पाएंगी। और वो सीख के आए, उसको पूरे 5 साल में क्या उसके इशू रहेंगे, क्या प्रॉफिट होगी, कितना काम करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करके आएगा तो ठीक है, आना चाहिए इसमें। जी जी जी। सर एक चीज़ और भी है, डेयरी फार्म जैसे शुरू कर लेते हैं और फिर वे बहुत बंद भी होते हैं, जितने शुरू हो रहे हैं उतने बंद भी हो रहे हैं, जी। तो कारण क्या है उनके बंद होने का? क्यों वे घाटे की तरफ जाते हैं? उसका मेन इशू क्या है कि उनको कई बार ऐसे पता लग जाता है बंदे को, इतने पशु रखेंगे इतनी कमाई आएगी, लेकिन कई बार ये नहीं पता होता कि काम क्या क्या करने पड़ेंगे, इशू क्या रहेंगे उसकी प्रॉपर। उसको अगर सिंगल फ्रेम में वो नहीं बिजनेस को देख पाएगा 5 साल के प्लान के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें ये देख के नहीं आना चाहिए इतने लगाएंगे इतने आ जाएंगे, पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और सीख के आना चाहिए। जिसका पशु का बैकग्राउंड नहीं है और पशु में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे आपको तो डेयरी में काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं कि भाई इतने पशु से इतने लाख कमा लोगे आप, करोड़पति बना देते हैं एकदम। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पैसा डेयरी से कोई कमा सकता है, एक पशु से कितनी कमाई वो महीने में कर सकता है, इस पर थोड़ा क्लियर करिएगा विस्तार से। सर ये बात है कि एक पशु अगर 300 दिन दूध देगा, अगर वो 2000 लीटर दूध देता है तो वो 1 लाख का बनेगा लगभग। तो 1 लाख में 50,000 तो खा जाएगा, मेडिसिन के खर्चे बाकी भी आ जाएंगे। अगर आप 50 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं तो आपको 50,000 बचेंगे। 50,000 से ज़्यादा बचने के लिए कुछ विशेष हालातों में हो, अगर कोई पैकिंग करके बेच रहा है बहुत महंगा या प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो तो बात अलग है। अगर कोई सिर्फ दूध से कमाना चाहता है तो एक पशु से 50,000 से ज़्यादा वो नहीं कमा पाएगा। अगर महीने के, ये साल के? साल के 50,000। साल के 50,000। अगर कोई डेयरी शुरू कर रहा है 10 पशु से कम में कर रहा है तो भी नहीं वो कमा पाएगा। अगर किसी ने डेयरी करना कम से कम 10 पशु से शुरू करना चाहिए उसको। यानी हम ये माने कि एक पशु से महीने का 4 से 5,000 रुपये कमा पाओगे बस, क्योंकि उसमें पूरा साल तो दूध देना ही नहीं है। 300 ज़्यादा दिन से दूध तो पशु देते ही नहीं है, खास करके भैंसें तो 10 महीने से ज़्यादा दूध देगी नहीं, इससे कम भी दे सकती है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का पशु है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी उसकी फीडिंग करा रहे हैं, जितनी ज़रूरतें हैं मैनेजमेंट की वो सारी पूरी हो रही होंगी, तो भी 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा गुमराह नहीं होना चाहिए, पहले पूरा स्टडी करके किसी ने भी अगर डेयरी करनी तो उसको कम से कम 1 साल डेयरी में काम करना चाहिए,
किसी स्टेब्लिश डेयरी में उसको 1 साल काम करना चाहिए, वहाँ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। किसी के ऐसे बहकावे में आके कि इतना कमा लेंगे उतना लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुभव लेके ही डेयरी करनी चाहिए। ये लाइव स्टॉक का जो काम है ये बहुत मेहनत और ड्यूटी मांगता है। इसमें ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पेपर के ऊपर वर्क करें और इससे पैसा आने लग जाएगा। फील्ड में बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको डेयरी फार्म ये कैसा लगा, और जो सर ने आपको जानकारी दी उस पर अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।